बड़ी खबर के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जारी एनकाउंटर की खबर आई है। यहां पर शोपिया और पंपोर में दो आतंकी मारे गए हैं। शोपिया में एनकाउंटर अब भी जारी है। आपको बता दें कि कल भी घाटी में 2 आतंकी मारे गए थे। कुल मिलाकर के 24 घंटे में 6 आतंकियों का खात्मा कर दिया सुरक्षा बलों ने। हालांकि शोपिया में अब भी एनकाउंटर चल रहा है। कल भी शोपिया और पंपोर में एक आतंकी ढेर हुए थे। हम सीधा रुख करते हैं आसिफ सुहाफ मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ। आसिफ, कहां पर और क्या जानकारी इन आतंकियों के बारे में जिनको ढेर किया गया? देखिए, 2 जगह पर ये मुठभेड़ करते चल रही थी। एक दक्षिणी कश्मीर के शोपियां इलाके में और दूसरी पुलवामा के पांपोर इलाके में मुठभेड़ चल रही थी। पुलवामा इलाके में कल एक मिलिटेंट मारा गया था पांपोर में, और 2 मिलिटेंट मस्जिद के अंदर छुपे हुए थे, जिसके चलते यहाँ पर फोर्सेस ने काफी एहतियात के साथ ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। और आज सुबह दोनों जो छुपे हुए मिलिटेंट थे वो भी मारे गए। और इस तरह से पुलवामा के इस पांपोर इलाके में कल से 3 मिलिटेंट फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। दूसरा जो मुठभेड़ शोपियां इलाके में चल रहा था, यहाँ पर भी कल एक मिलिटेंट मारा गया था, लेकिन 4 और मिलिटेंट यहाँ पर छुपे हुए थे, और जिसको ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज सुबह यहाँ दोबारा से मुठभेड़ हुई मिलिटेंट और फोर्सेस के बीच में, और यहाँ पर और 4 मिलिटेंट मारे गए। ऐसे कल से अब तक यहाँ पर 2 जगहों पर 8 मिलिटेंट मारे गए हैं। हालांकि शोपियां में अभी भी ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है फोर्सेस के द्वारा। तो वही पांपोर वाली मुठभेड़ खत्म हो गई है। जी, शुक्रिया आपका आसिफ, इस पर विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। तो बड़ी सफलता मिली है। 8 आतंकी कल से लेकर के अब तक ढेर कर दिए सेना ने। एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी। आज देश के कुल 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 19 सीटों के लिए कुल 29 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चुनाव को लेकर खासकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला काफी रोचक हो चला है। गुजरात में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे, तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय विधायकों के बीजेपी के पाले में आने से समीकरण तेजी से बदला है। वहीं मणिपुर में बीजेपी गठबंधन के विधायक और मंत्रियों के दिए झटके से वहां भी समीकरण फंस गया है। राजस्थान की बात कर लें तो 3 सीटों पर यहां पर चुनाव हो रहा है और 4 उम्मीदवारों के होने से यहां भी मुकाबला काफी रोचक है। उधर झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय और मिजोरम की सीटों में भी कमोबेश यही हिसाब किताब है। तो देखिए, 5 बजे से वोटिंग के बाद गिनती की जाएगी वोटों की। 19 सीटों पर कुल मिलाकर के 8 राज्यों में ये चुनाव हो रहे हैं। शाम 5 बजे से गिनती होगी और जिन बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, खासकर मध्य प्रदेश, हालांकि तय माना जा रहा है चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह का मध्य प्रदेश से। हम सीधा रुख करते हैं भोपाल का। वहां से विपिन श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विपिन, 2 नाम तो तय माने जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का, लेकिन एक और सीट यहां पर पेंच कैसे फंस रहा है एक सीट के लिए? विपिन, आवाज नहीं आ रही है आपकी हम तक। जी, अब बोलें। देखिए, बीजेपी के पास पहले से ही जो 107 विधायकों का गणित है, उस हिसाब से देखा जाए तो एक सीट के लिए 52 विधायकों को वोट डालना होना चाहिए। और ऐसे में अगर देखा जाए तो उस आंकड़े को बीजेपी पूरी तरह से कंप्लीट करती है। तो बीजेपी के खाते में उम्मीद है कि 2 सीटें जो तय हैं वो आनी चाहिए। और साथ में कांग्रेस के पास जो 92 विधायक हैं उनमें 1 सीट कांग्रेस की पक्की है, जो कि दिग्विजय सिंह को प्राथमिकता कांग्रेस दे रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी पिछले 2 दिन में जो डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली बीजेपी में, उसमें जो विधायक जो थे, जो निर्दलीय और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के जो विधायक थे, जो कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे सरकार में, वो विधायक डिनर में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो जो विधायक हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े थे, लेकिन वो बीजेपी के साथ आ चुके थे। एक उम्मीद जताई थी कि कहीं ना कहीं 2 सीटें कांग्रेस मान के चल रही थी। लेकिन इन सभी समीकरणों में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिग्विजय सिंह और सिंधिया ये दोनों ही सीटें अब लगभग तय है कि इनको पास मिलेंगी। लेकिन ये फेरबदल हो कैसे गया कि निर्दलीय, बीएसपी, एसपी बीजेपी के साथ चले गए? देखिए, बड़ा फेरबदल इसलिए हुआ क्योंकि जिस तरह से पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि जब से ये सरकार बदली थी यहाँ मध्य प्रदेश में, तब से जो निर्दलीय विधायक उन्होंने अपनी बात जाहिर की थी कि वो उस पार्टी के साथ में बीजेपी के साथ अक्सर नजर आए थे। और अचानक
जो परिस्थितियां नहीं बनी है, क्योंकि चाहे वो समाजवादी पार्टी के विधायक हों या बीएसपी के विधायक हों या फिर निर्दलीय विधायक दल, तमाम मौकों पर बीजेपी के साथ खड़े नजर आए थे। इसलिए जो डिनर रखा गया था उसमें भी ये समझाइश दी गई थी कि वो उनके साथ दिखेंगे, लेकिन कांग्रेस ये मानकर अब तक चल रही थी कि वो उनके साथ हैं, लेकिन उनके साथ नहीं दिखे। और ऐसे में अब जो उम्मीद जो कांग्रेस को बचती थी कि दिग्विजय सिंह के साथ साथ एक और जो सीट है फूल सिंह गरैया की, वो उनके साथ खाते में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी उनके आंकड़ों को गौर किया जाए तो वो आंकड़े उनके कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि बात यही है कि अब जो वोटिंग होगी उसमें क्या नतीजे निकलते हैं कि कौन सा, या तो ऐसा भी हो सकता है, उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रॉस वोटिंग हो जाए। उन तमाम परिस्थितियों में अगर देखा जाए तब ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि कांग्रेस कुछ हद तक आ सकती है, लेकिन अभी मानकर ये चला जाए कि सीधे तौर पर बीजेपी के हाथ में 2 सीटें यहाँ पर राज्यसभा की जाती है। विपिन बने रहिएगा, केजे श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। राजस्थान से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव, यहाँ पर भी 3 सीटें, लेकिन बाजी कौन मारता दिखाई पड़ रहा है? राजस्थान में किसके पाले में कितने वोट्स? देखिए, राजस्थान की 3 सीटों के लिए चुनाव में लेकिन 4 उम्मीदवार मैदान में, और जो राजस्थान विधानसभा का संख्या बल है उसके आधार पर जो बात करूँ तो कांग्रेस अपने 2 विधानसभा का संख्या बल है उसके आधार पर यदि मैं बात करूं तो कांग्रेस अपने 2 प्रत्याशियों को राज्यसभा जिताकर आसानी से भेज सकती है, इतना उनके पास विधायकों की संख्या है। बीजेपी अपने एक प्रत्याशी को चुनाव जिताकर भेज सकती है, लेकिन दूसरा प्रत्याशी भी बीजेपी ने संख्या बल उनका साथ नहीं देने के बावजूद भी उतार दिया, जिससे ये पूरा चुनाव ही रोमांचक हो गया और कांग्रेस खेमे में इस तरह से खलबली मच गई कि आखिरकार किस आधार पर बीजेपी ने अपना दूसरा उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिया, जबकि उनके पास विधायकों का बहुमत ही नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस खेमे में जब खलबली मची तो विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी गई, होटल रिजॉर्ट में उन्हें ले जाके रखा गया। पिछले 12 दिनों से वे होटल और रिजॉर्ट में ही थे। अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस में किस तरह से एक प्रेशर टैक्टिक्स था, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था बीजेपी खरीद फरोख्त कर सकती है उनके विधायकों की, जिस तरह से कर्नाटक में हुआ, जिस तरह से गोवा की बात करें या गुजरात की बात करें, तो अपने विधायकों को बाड़ेबंदी में कांग्रेस ने रखा था। मुख्यमंत्री खुद होटल में जाकर सोने को मजबूर हो गए इन विधायकों के साथ। तो ऐसे में अब जो चुनाव होने हैं, हालांकि संख्या बल अभी भी कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस के पास पूरे विधायक हैं, 122 विधायकों का समर्थन कांग्रेस के पास है, जबकि उन्हें चाहिए 102 विधायक ही, और बीजेपी के पास 75 विधायक है, यानी कि अपने एक प्रत्याशी को जिता सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या आज के चुनाव में कोई क्रॉस वोटिंग बीजेपी करवा पाती है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। हालांकि इसकी संभावना श्रीवास्तव बने रहिएगा जरा, ये उम्मीदवार जिनके नाम एक बार हम बता भी दें अपने दर्शकों को, जो हम दिखा भी रहे हैं। राजेंद्र गहलोत देखिए बीजेपी से, ओमकार सिंह ये भी बीजेपी से, और यही वो पेच ओमकार सिंह को लेकर के फंस गया है। श्रीवास्तव बने हुए हैं। एक बार अहमदाबाद का भी रुख कर लेते हैं, और गुजरात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कुल 4, जो कर्नाटक और गुजरात की बात करें तो 4 कुल मिलाकर के उम्मीदवार हैं जो इस चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं। इनके लिए मतदान होना है। भूपेंद्र सिंह यहाँ से बने हुए हैं। भूपेंद्र, कौन से बड़े चेहरे, और यहाँ मुकाबला बराबर का लग रहा है या फिर पलड़ा बीजेपी का भारी है? कांग्रेस के है सबसे बड़ा नाम जो राष्ट्रीय फलक पर अगर कहा जाए तो शक्ति सिंह गोहिल का है, जो उनके पहले प्रथम कैंडिडेट है, और दूसरे हैं भरत सिंह सोलंकी जो गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बहुत जाने पहचाने चेहरे नहीं उतारे हैं। उनका जो तीसरा उम्मीदवार है वो जरूर चर्चित चेहरा है। पहला उम्मीदवार उनके अभय भारद्वाज है, दूसरे रंगीलाबेन बारी जो कि आदिवासी नेता है, विधायक है, और तीसरे है नरहरि अमीन जो कि गुजरात के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बहुत कदावर नेता थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले के एक तरह से उस समय नेता माने जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब वो बीजेपी से यहाँ पर उम्मीदवार है राज्यसभा के। तो तीसरे कैंडिडेट जो है वो है, इसी तीसरे कैंडिडेट की वजह से पूरा गणित जो है राज्यसभा का गुजरात में गड़बड़ा गया है। एक तरह से तमाम हथकंडे दांव पेच इसी चीज की वजह से अपनाने शुरू हो गए थे। अब जबकि वोटिंग शुरू हो चुकी है, कांग्रेस के पास है जो स्थिति है वो भी बता दूं आपको कि कांग्रेस के पास 65 विधायक है, जरूरत 70 विधायकों की है, क्योंकि एक सीट के लिए 35 वोट जरूरी है। कांग्रेस, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन
शुक्रिया आपका भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 बजे के बाद कहीं ये क्रॉस वोटिंग तो नहीं देखने को मिलेगी। देखिए मुकाबला जो है वो दिलचस्प है। जहां जहां पर बीजेपी ने कोशिशें की है, चाहे गुजरात की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए या फिर मध्य प्रदेश की भी बात कर ली जाए, 5 बजे से वोटिंग खत्म हो जाएगा और उसके बाद शुरुआत होगी, काउंटिंग होगी। तो किसके पक्ष में कितने वोट और कौन जीतता है ये देखना बहुत रोचक होने वाला है। शुक्रिया आपका शिवचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही विपिन भी जुड़े हुए थे मध्य प्रदेश से। विपिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल अब बढ़ते हैं आगे। लद्दाख में LAC पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली है। वर्चुअल बैठक होगी, अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों के अध्यक्षों से बात कर मीटिंग का न्योता भी दे दिया है। इस बैठक में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी और RJD को न्योता नहीं मिला है। अमित कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, कारण क्या कि RJD और आम आदमी पार्टी को अलग रखा गया है इससे? ये देखिए, एक क्राइटेरिया बनाया गया है। ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है वहां पर, लेकिन उसमें क्राइटेरिया ये तय किया गया था कि एक तो रिकॉग्नाइज पार्टी होगी, इसके अलावा कम से कम 5 जो सांसद होंगे लोकसभा में उन्हें बुलाया जाएगा। इस तरह ये कैटेगरी तय किया गया है। तो उस हिसाब से आम आदमी पार्टी RJD फुलफिल नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात की इसमें तमाम कोशिश ये थी कि खुद रक्षा मंत्री ने सबसे जब बात की कि हर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो वहां पर मौजूद हो, खास करके जो राष्ट्रीय पार्टी है उन सभी पार्टियों को, कि एक तरह का ये नेशनल इशू है जो चीन के साथ विवाद चल रहा है। तो इसीलिए खुद रक्षा मंत्री ने सभी, चाहे सोनिया गांधी हो, ममता बनर्जी हो, सीताराम येचुरी हो, सबके साथ उन्होंने खुद बात की और सबसे बात करने के बाद ही सबको बुलाया। और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट की भी जो लीडिंग पार्टियां, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप देखें तो अरुणाचल है वहां पर और तमाम जगह जो कि चीन की सीमाओं से जुड़ते हैं, तो वहां की पार्टियों में भले ही उस तरह से सांसद नहीं हो, लेकिन उनको बुलाया गया है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ, सीधे चाइना बॉर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। तो वहां की लेकिन ये हजम नहीं हो रहा है। देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह का ट्वीट भी सामने आया है कि अहंकार से भरी हुई ये पार्टी है, और उन्होंने आरोप भी सीधे सरकार के ऊपर लगाए हैं, निशाना भी साधा है। RJD भी इससे पहले हमने देखा था, गरीब अधिकार दिवस जब RJD ने मनाया था, वर्चुअल रैली का विरोध किस प्रकार से किया था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं देखिए। केंद्र में एक अजीब अहंकारग्रस्त सरकार चल रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी है, 4 सांसद हैं, देश भर में संगठन है। इसके अलावा देखिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। गलवान घाटी से संबंधित चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक पार्टियों को बुलाने का मानदंड क्या है? अमित अभी बता रहे थे कि वो मानदंड क्या रखा गया है। साथ ही RJD ने यह भी सवाल उठाया है कि PM किस आधार पर सियासी पार्टियों को निमंत्रण दे रहे हैं या छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी को बैठक में शामिल होने के लिए अभी तक कोई न्योता नहीं मिला है। मेरी पार्टी को कोई न्योता नहीं है और मैं नहीं समझता किस आधार पर निर्णय लिया गया। अगर आप टाइमलाइन चेक करें तमाम पॉलिटिकल पार्टी का, तो हम सबसे पहले दल थे जिसने गलवान वाली घटना के बाद ऑल पार्टी मीट की मांग की थी। प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग को तय किया, वो भी खुशी की बात है। लेकिन उसके बाद 5 सांसद हैं हमारे, बिहार की हम सबसे बड़ी पार्टी है। अगर पॉलिटिकल मैप भी बनाया जाएगा ना, तो हमारे प्रेजेंस से छोटे प्रेजेंस वालों को आपने बुलाया, लेकिन और वो भी एक वर्चुअल मीटिंग थी, फिजिकल स्पेस में नहीं थी। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि न जाने कौन से क्राइटेरिया पे प्रधानमंत्री जी या उनके सलाहकार लोगों ने ये तय किया है। तो आखिर आरोप प्रत्यारोप का मौका ही क्या देना और क्यों देना जब सर्वदलीय बैठक थी, तो फिर अलग रखना। हालांकि इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा।